पहलवानी का ये वो दौर था जब बड़े-सगीर के पहलवानों और यूरोपियन रेसलिंग चैंपियंस का रिंग में जोड़ पड़ा। इन मुकाबलों के सिलसिलों का बाकायदा आगाज 1910 में गामा के टूर ऑफ लंदन से हुआ था। ये मुकाबले इसके बाद भी जारी रहे। गामा के टूर ऑफ लंदन के बाद बड़े-सगीर के किन किन नामवर पहलवानों का मुकाबला यूरोपियन रेसलिंग चैंपियंस के साथ हुआ। गामा और ज़बिस्को का एक रीमैच 18 साल बाद पटियाला में हुआ। जब पुराने हरीफ एक दूसरे से टकराए तो कुछ बड़ा हैरानकुन हुआ। इस मैच में ऐसा क्या हुआ था, जानिए इस वीडियो में। वो पहला पहलवान जो बड़े-सगीर से यूरोप जाकर इन मुकाबलों में नजर आया वो गुलाम पहलवान था, जो 1900 में पेरिस में एक ग्रेट एग्जीबिशन में होने वाले मैच में मैदान में उतरा। मोतीलाल नेहरू हिंदुस्तानी फनकारों जिनमें सपेरे, जादूगर और करतब दिखाने वाले शामिल थे, उन्हें लेकर यूरोप के दौरे पर जाना चाहते थे। तो उनको ख्याल आया कि उनके साथ कुछ देसी पहलवान भी होने चाहिए। इस मुकाबले के 10 साल बाद पहलवानों का वो ग्रुप इंग्लैंड जाने वाला था जिसने यहाँ की पहलवानी को एक नई शोहरत दी और सही मानों में बड़े-सगीर के फने पहलवानी को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। 1910 में इंग्लैंड जाने वालों में उस वक्त बड़े-सगीर के मशहूर पहलवान शामिल थे और इनमें सबसे बड़ा नाम गामा पहलवान का था। कमेटी ने मुकाबले के लिए पहली शर्त हैवी वेट होने की रख दी थी और गामा की बदकिस्मती थी कि वो इस शर्त पर पूरा नहीं उतरता था। एक रवायत यह भी है कि गामा को कद छोटा होने की वजह से इन मुकाबलों में शिरकत की इजाजत नहीं मिली। फिर आखिर एक अमेरिकन रेसलर डॉक्टर बेंजामिन रोलर ने यह हामी भर ली और उसने चैलेंज कबूल करने का ऐलान कर दिया। एक अखबार ने लिखा कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। रेसलिंग पर लिखने वालों ने लिखा कि गामा की वजह से असल कुश्ती रिवाइव कर सकती है। इस मैच के बाद रोलर की 2 रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी। रोलर को चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन इसके बाद इस टूर की दूसरी कुश्ती 5 सितंबर को गामा के भाई इमाम बख्श और स्विस रेसलर जॉन लेम के दरमियान हुई। इमाम बख्श ने उसे आसानी से उठाया और जमीन पर पटक दिया और ये मुकाबला 3 मिनट में ही खत्म हो गया। अख्तर हुसैन शेख का यह कहना था कि इन मुकाबलों में पहलवान एक एक करके बाहर होते रहे, क्योंकि जो हार जाता था वो बाहर हो जाता था और जीतने वाले पहलवान का 8 रोज के बाद नए पहलवान से मुकाबला होता था। इस तरह गामा के मुकाबले में सिर्फ ज़बिस्को ही बचा था और जॉन बुल चैंपियनशिप बेल्ट और गामा के दरमियान अब सिर्फ ज़बिस्को ही रह गया था। ग्राहम नोबल का यह कहना है कि जब यह मैच शुरू हुआ तो ज़बिस्को 1 मिनट के अंदर ही जमीन पर था और फिर उसके बाद तकरीबन वो पूरा मैच वहीं रहा। लेकिन फिर फैसला हुआ कि अगले हफ्ते यानी 7 दिन के बाद 17 सितंबर को दोनों फिर से आमने सामने आएंगे। लेकिन ज़बिस्को का दूर दूर तक पता नहीं था। उसका नाम 3 दफा रिंग में पुकारा गया लेकिन कोई सामने नहीं आया। ज़बिस्को होटल से ही बाहर नहीं निकला। एक रवायत यह भी है कि वो मुल्क ही छोड़ चुका था। लेकिन जब गामा वापस पहुंचा तो उसका जो इस्तकबाल हुआ, कहते हैं वो तारीखी था। हर कोई गामा और उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट को देखना चाहता था। जिस ट्रेन पर गामा वापस आ रहा था वो हर स्टेशन पर रुक रही थी और हर स्टेशन पर लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे। इससे पहले वीडियो में मैं गामा और इमाम बख्श के 1910 के लंदन टूर का जिक्र कर चुका हूं कि किस तरह इन पहलवानों ने वहां अपनी कुश्तियों से बड़े-सगीर के पहलवानों की धाक बैठा दी। बड़े-सगीर से आने वाले पहलवानों ने खुले चैलेंज दिए, फिर पहलवानों के नाम लेकर चैलेंज दिए गए। जितनी स्पीड से ये कुश्तियां खत्म करते थे वो वहां के लोगों और प्रेस के लिए भी हैरानकुन था। बड़े बड़े चैंपियन इनसे मिनटों में शिकस्त खा रहे थे। लंदन के इस टूर में गामा ने डॉक्टर रोलर और फिर स्टानिस्लास ज़बिस्को को जॉन बुल बेल्ट चैंपियनशिप के मैच में शिकस्त दी थी। इमाम बख्श ने जॉन लेम जैसे तगड़े पहलवान को मिनटों में हरा दिया था। अगर आप इस लंदन टूर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डॉक्टर रोलर, जॉन लेम और ज़बिस्को की शिकस्त के बाद जैसे इन यूरोपियन, अमेरिकन, जापानीज और इंग्लिश चैंपियंस के पास बड़े-सगीर के इन पहलवानों को शिकस्त देने का कोई रास्ता ही ना था। लेकिन 1910 के इसी लंदन टूर के बाद रेसलिंग के प्रमोटर्स और मैनेजर्स की चांदी हो गई थी।
गामा को लंदन लाने वाले मिस्टर आरबी बेंजामिन को यह अंदाजा हो चुका था कि हिंदुस्तान से पहलवान लंदन लाकर इनको लड़वाने में पैसे ही पैसे हैं। अप्रैल 1911 में वो फिर से पहलवानों को लेकर लंदन आया और इस मर्तबा इसके ग्रुप के साथ अहमद बख्श था, जो 1910 में गामा और इमाम बख्श के साथ भी आया था, लेकिन इसे कोई रेसलिंग मैच नहीं मिला था। इस मर्तबा इसका मुकाबला एक मशहूर रेसलर मॉरिस डेरियाज के साथ हुआ। गामा और ज़िबिस्को के मैच के बाद अब रेफरी को इख्तियार दे दिया गया था कि वो ऐसे रेसलर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है जो मैट पर लेटा रहे और लड़ाई ना लड़े। अहमद बख्श गामा और इमाम बख्श की तरह एक क्विक रेसलर था और उसे स्पीड का एडवांटेज हासिल था। मॉरिस डेरियाज छोटे कद का लेकिन एक बड़ा वेल बिल्ट पहलवान था। ये मैच 24 मई 1911 को हुआ और फेस्टिवल ऑफ द एम्पायर के मौके पर ये मुकाबले हुए। लोगों को तवक्को थी कि अब गामा मैदान में नहीं है तो बराबर का जोड़ पड़ेगा और वो नहीं होगा जो पहले मुकाबलों में हुआ था। डेरियाज वो पहलवान था जिसने ज़िबिस्को के साथ मैच ड्रॉ किया था और जॉर्ज हैकेनश्मिथ, जो कि रशियन चैंपियन था और बाद में प्रोफेशनल रेसलिंग का पहला हैवीवेट चैंपियन भी माना जाता है, उसके साथ भी 1.5 घंटा मुकाबला किया था। मैच से पहले डेरियाज थोड़ा टेंस था, लेकिन अहमद बख्श मुस्कुराता हुआ रिंग में दाखिल हुआ। राइटर ग्राहम नोबल, जिन्होंने लॉयन ऑफ द पंजाब के नाम से इन टूर्स पर आर्टिकल्स लिखे हैं, उनका यह कहना है कि यह मैच भी वन साइडेड साबित हुआ। अहमद बख्श की स्पीड का डेरियाज के पास कोई जवाब नहीं था और सिर्फ 66 सेकंड में इमाम बख्श ने डेरियाज को नीचे लगा दिया तो ये कुश्ती खत्म हो गई। लेकिन ये बेस्ट ऑफ 3 मैच था। 15 मिनट बाद दूसरा मुकाबला शुरू हुआ। डेरियाज और उसका मैनेजर इससे पहले ड्रेसिंग रूम में चले गए, लेकिन अहमद बख्श कॉर्नर में खड़ा रिंग में ही उनका इंतजार करता रहा। जब दूसरा मुकाबला शुरू हुआ तो यह भी 3 मिनट और 19 सेकंड में खत्म हो गया। इस मुकाबले के इस तरह जल्दी खत्म होने पर सभी हैरान थे। इसके बाद डेरियाज के मैनेजर ने अहमद बख्श का मुकाबला एक स्विस रेसलर आर्मन शर्पिलो से करवाने का फैसला किया। यह मैच 10 जुलाई को ऑक्सफोर्ड म्यूजिक हॉल में होना तय पाया। शर्पिलो भी एक मशहूर पहलवान था। ग्रीको रोमन और कैच एज कैच कैन मुकाबलों का बड़ा माहिर था। कहते हैं उसने मशहूर रशियन पहलवान हैकेनश्मिथ को भी 3 मिनट में शिकस्त दी थी। लेकिन जब यह मैच भी हुआ तो कंप्लीटली वन साइडेड साबित हुआ। कहते हैं इस मैच में जब अहमद बख्श ने दाव लगाया तो दर्द से शर्पिलो की चीखें निकल गई और 4 मिनट के अंदर मैच खत्म हो गया। यह बेस्ट ऑफ 3 मैच था, लेकिन पहले मुकाबले के बाद ही शर्पिलो ने अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आने से इनकार कर दिया। उसका मैनेजर भी उसकी मिन्नतें करता रहा कि वो कमरे से बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। डॉक्टर ने भी उसे रेसलिंग के लिए फिट करार दिया। ऑडियंस भी उसे बुलाती रही, लेकिन उसने मुकाबले से ही इनकार कर दिया। इसके बाद जुलाई में ही बरे-सगीर से रेसलर्स का एक और बैच लंदन आया, जिसमें मशहूर पहलवान खलीफा गुलाम मोहिउद्दीन भी शामिल था। उसने भी आकर चैलेंज दे दिया, लेकिन लंदन वालों को अब समझ आ गई थी और वहां किसी ने इसका चैलेंज कबूल ही ना किया। रेसलर्स के दिल में अब इन हिंदुस्तानी पहलवानों का इतना डर बैठ चुका था कि कोई मुकाबले पर आने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर गुलाम मोहिउद्दीन जब फ्रांस गया तो उसका मुकाबला मॉरिस गैम्बियर से हुआ, जो कि फ्रेंच चैंपियन था। ये मैच ग्रीको रोमन स्टाइल में था और गुलाम मोहिउद्दीन को सिर्फ चंद दिन हुए थे कि रेसलिंग का ये स्टाइल उसने सीखा था। ये मैच 5000 तमाशाइयों के सामने बोर्डो के एक बुल फाइटिंग एरिना में हुआ। इस मुकाबले में गुलाम मोहिउद्दीन ने 5 मिनट में गैम्बियर को 2 मरतबा नीचे गिरा दिया। इंग्लैंड के बाद अब फ्रांस के रेसलर भी बरे सगीर के इन पहलवानों के सामने बेबस थे। हिंदुस्तान से आने वाले पहलवानों के इस तरह से जल्दी कुश्तियां खत्म करने से यूरोपियन प्रमोटर्स का बिजनेस अब खतरे में पड़ने लगा था। लोग मुकाबला देखने आते थे, लेकिन कुश्ती मिनटों में खत्म होने लगी थी। ये उनके बिजनेस के लिए बुरा था, इसलिए इन मैचेस की एक्साइटमेंट रफ्ता रफ्ता कम होने लगी। ग्राहम नोबल ने लिखा है कि ये आखिरी काबिल जिक्र मैच था जो हिंदुस्तान के पहलवानों और इन यूरोपियन चैंपियंस के दरमियान हुआ। यूं इन लेजेंडरी विक्ट्रीज के दिन खत्म होने लगे थे। उसका ये कहना था कि बरे-सगीर के इन पहलवानों ने दुनिया को बता दिया था कि असल कुश्तियां इतनी लंबी नहीं होती। लोग एक शो देखना चाहते थे, लेकिन बरे-सगीर के ये पहलवान सिर्फ कुश्ती करना चाहते थे। इसके बाद बरे-सगीर और वेस्ट के किसी रेसलर का अगला काबिल जिक्र टाकरा वापस हिंदुस्तान में ही हुआ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था जिसमें पुराने हरीफ एक दूसरे के आमने सामने आए। एक तरफ गामा और दूसरी तरफ पोलिश पहलवान स्टानिस्लास ज़िबिस्को था।
ये एक तरह से रीमैच भी था। लंदन में ज़बिस्को के मुकाबले से गायब होने के बाद अब 18 साल बाद वो हिंदुस्तान आ रहा था। उसने अपने तौर पर तासुर ये दिया था कि वो एक अनफिनिश्ड मैच को खत्म करने आ रहा है। अगरचे ज़बिस्को ने लंदन में होने वाले शिकस्त के बाद ही कह दिया था कि वो हिंदुस्तान जाकर गामा का मुकाबला करेगा, लेकिन फिर फौरी तौर पर तो ऐसा नहीं हुआ और इस रीमैच में कई साल लग गए। दूसरी तरफ इसी दौरान गामा रहीम बख्श सुल्तानी वाला को हराकर रुस्तम हिंद बन चुका था, जिसे गामा अपना मजबूत तरीन हरीफ समझता था। 1918 में वो अपने भाई इमाम बख्श के हक में रुस्तम हिंद के टाइटल से भी दस्तबरदार हो गया था और अब गामा और उसका पुराना हरीफ इन हालात में एक दूसरे के आमने सामने आने वाले थे। उस वक्त ये मैच पटियाला में होना तय पाया। 1928 में महाराजा ऑफ पटियाला ने एक ट्रेड फेयर करवाया और इसी सिलसिले में गामा और ज़बिस्को का ये मैच भी करवाया गया। इस मैच के लिए एक स्पेशल स्टेडियम बनवाया गया था जिसमें 40,000 तमाशाइयों की गुंजाइश थी। इस मैच की इतनी हाइप थी कि कई नवाब और महाराजे और अंग्रेज ऑफिशियल्स, जिनमें नवाब ऑफ भोपाल, महाराजा ऑफ कपूरथला, महाराणा ऑफ ढोलपुर, सर लेस्ली स्कॉट और सर हारकोर्ट बटलर, जो कि बर्मा के गवर्नर रहे थे, वो भी शामिल थे और इस मैच को खास तौर पर देखने के लिए आए थे। महाराजा ऑफ पटियाला गामा का एम्प्लॉयर भी था, क्योंकि गामा 1910 से महाराजा की मुलाजमत में ही था। 29 जनवरी 1928 को शाम 4:15 बजे ये मैच शुरू हुआ। स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था। पूरी हिंदुस्तान की प्रेस की नजरें भी इस मैच पर थी। रिपोर्टर्स इस मैच का एक एक लम्हा रिपोर्ट करना चाहते थे। जब मैच शुरू हुआ तो दोनों रेसलर्स आगे बढ़े और एक दूसरे से पंजा लड़ा है, लेकिन गामा ने इसके बाद एक ऐसा दाव लगाया कि ज़बिस्को जमीन पर आ रहा और उसी लम्हे उसने उसे चित कर दिया। मैदान में नारे लग गए कि हिंदुस्तान जीत गया। इस मैच की जितनी हाइप थी और जितने साल लोगों ने इसका इंतजार किया, ये मुकाबला उतनी जल्दी ही खत्म हो गया। टोटल 38 सेकंड लगे और गामा ने ज़बिस्को को चित कर दिया। ट्रिब्यून अखबार ने लिखा कि ये मैच 1 मिनट में खत्म हुआ। एस मौजमदार ने लिखा कि ये 42 सेकंड में खत्म हुआ। इस कुश्ती के बारे में कहा गया कि जिसने अपनी घड़ी देखी वो कुश्ती देखने से महरूम हो गया। सिंगापुर के एक अखबार ने 1928 को शाया होने वाली अपनी खबर में लिखा कि गामा बिजली की सी तेजी से झपटा और ज़बिस्को को पिछाड़कर उसकी छाती पर बैठ गया और अवाम को ये समझने में वक्त लगा कि मुकाबला वाकई खत्म हो चुका है। अखबार के मुताबिक ज़बिस्को ने इस मुकाबले के बाद गामा को एक शेर और स्पोर्ट्समैन कहा। वैसे तो गामा की इस जीत पर पूरा क्राउड ही खुश था, लेकिन कहते हैं वाहिद आदमी जो गामा की इस जीत से खुश नहीं था वो स्टेज और रिंग बनाने वाला एक इंग्लिश कॉन्ट्रैक्टर था। उसने कहा कि मेरी 6 महीने की मेहनत को गामा ने ज़बिस्को को चंद सेकंड में हराकर खत्म कर दिया। कहते हैं महाराजा पटियाला ने इस दंगल के बाद अपना हीरो का हार गामे को दे दिया और उसके एजाज में एक परेड का एहतमाम भी किया गया, जिसमें गामा पहलवान को महाराजा के हाथी पर बिठाया गया। महाराजा ने उसका सालाना 6000 वजीफा भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन यह भी एक रवायत है कि इस परेड में गामा पहलवान ने हाथी पर बैठने से इनकार कर दिया और उसने अपने चाहने वालों के साथ पैदल चलने को तरजीह दी। इस कुश्ती के बाद गामा रिटायर तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी कुश्तियां कम होने लगी। इसके बाद 1937 तक गामा को वर्ल्ड चैंपियन ही माना जाता रहा और ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पुकारा जाता रहा। मौजमदार का मानना है कि ये वो टाइटल था जो गामा ने 27 साल पहले ही ज़बिस्को को हराकर जीत लिया था। ज़बिस्को से पटियाला में कुश्ती के बाद गामा ने 1929 में स्वीडिश रेसलर जेसी पीटरसन से भी एक कुश्ती लड़ी। पीटरसन ग्रीको रोमन स्टाइल का एक लीडिंग रेसलर था और वो यूरोप के अक्सर मुकाबलों में टॉप फिनिशर्स में होता था। उसने पेरिस में होने वाला 1908 और 1910 का मुकाबला भी जीता था। 24 फरवरी 1929 को होने वाले इस मैच में जब दंगल शुरू हुआ तो गामा शुरू से ही अटैकिंग पोजीशन में था। वो कुश्ती के अखाड़े में कई साल गुजार चुका था। उसकी उम्र उस वक्त 51 साल हो चुकी थी, लेकिन उसकी तेजी में अभी भी कोई कमी नहीं आई थी। गामा ने पीटरसन को उठाकर पटक दिया और पीटरसन जमीन पर आ रहा। उसकी कोशिश थी कि उसका दूसरा कंधा किसी तरह से जमीन पर न लगे, क्योंकि मुकाबले के रूल्स में शामिल था कि दोनों कंधे जमीन पर लगेंगे तो पहलवान की हार मानी जाएगी। उसने पूरी कोशिश की कि एक कंधा बचा सके, लेकिन गामा का जोर इस कदर ज्यादा था कि वो उसके आगे बेबस था। वो मैच जिसे वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच कहा गया,
वो 1.5 मिनट में ही खत्म हो गया। गामा खड़ा हो गया। लोग तवक्को कर रहे थे कि पीटरसन में कोई तो स्किल होती, लेकिन मैच के इस तरह खत्म होने पर ट्रिब्यून ऑफ लाहौर ने तो लिखा कि अगर ऐसा होता रहा तो फिर हिंदुस्तानी पहलवानों के इन यूरोपियन पहलवानों से रेसलिंग मैच देखने कोई नहीं आएगा। एक रिपोर्टर ने तो यह भी कहा कि गामा की उम्र अब 50 साल से ज्यादा हो चुकी है और उसके रेसलिंग के दिन अब खत्म हो जाने चाहिए। ज़बिस्को और पीटरसन से होने वाली कुश्तियां गामा के करियर की आखिरी कुश्तियों में से थी। वो जिंदगी भर नाकाबिले शिकस्त रहा। उसे ईस्ट का हरकुलिस भी कहा जाता है। वैसे तो गामा इतना बड़ा पहलवान था कि उसकी हिंदुस्तान में होने वाली कुश्तियां उसके लेजेंड होने का सबूत थीं, लेकिन उसके 1910 के लंदन टूर और उसके बाद होने वाली कुश्तियों ने बाहर की दुनिया को भी गामा की इन सुपर पावर्स से इंट्रोड्यूस करवा दिया। गामा सिर्फ बरे सगीर के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रेसलिंग लेजेंड बन गया। लेकिन इसके साथ साथ गामा की इन सेंसेशनल कुश्तियों ने उसके साथियों इमाम बख्श और अहमद बख्श जैसे बड़े पहलवानों की कुश्तियों को भी वो शोहरत ना मिलने दी। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों पहलवान भी बरे सगीर की फने पहलवानी और उसकी रेसलिंग टेक्निक का मुंह बोलता सबूत थे। ज़बिस्को से गामा के मैच के बाद हेनरी वर्नर ने लिखा कि इमाम बख्श शायद गामा से बेहतर ओपोनेंट होता ज़बिस्को के लिए। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ मैगजीन के एडिटर ने भी इमाम बख्श को गामा से क्लेवर रेसलर करार दिया, लेकिन गामा की स्ट्रेंथ अनमैचेबल थी, जिसकी गवाही उसके अपोनेंट ज़बिस्को ने भी दी। और उसने खुद बेंजामिन से ज़बिस्को ने कहा था कि वो गामा पर 500 पाउंड लगाने को तैयार है, चाहे मुखालिफ कोई भी हो। इसके बाद 1938 में भी 20 गैर मुल्की रेसलर्स बॉम्बे आए तो गामा ने एक मर्तबा फिर उनको चैलेंज थ्रो किया। इन रेसलर्स में एड स्ट्रैंगलर लुइस, किंग कॉन्ग, एडमंड क्रेमर, टोनी लमारो और माइक गिल शामिल थे, लेकिन कोई बात नहीं बनी और कोई जोड़ नहीं पड़ा। रेसलिंग करवाने वाले गामा को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी ले जाना चाहते थे। ऐसी कई अनाउंसमेंट्स हुई लेकिन कुछ बना नहीं। इमाम बख्श ने इसके बाद 1930 की दहाई में कनाडा में भी कुश्तियां लड़ी। ज़बिस्को भी इसके बाद कुश्तियां लड़ता रहा, लेकिन गामा का नाम उसके नाम के साथ जुड़ गया था और उसे गामा से होने वाली कुश्तियों में हार की वजह से ही याद रखा गया। वो अमेरिका सेटल हो गया, जहां 88 साल की उम्र में 1967 में उसका इंतकाल हुआ। बरे सगीर के इन पहलवानों की इन कुश्तियों से मुतालिक बहुत से राइटर्स का ख्याल था कि यूरोपीय पहलवानों के पास इन पहलवानों की टेक्निक का कोई तोड़ नहीं था। यूरोपियन रेसलिंग तब भी और इंटरेस्टिंगली आज भी ज्यादातर शोमैनशिप होती है और असल पहलवानी इसमें कम होती है। बरे सगीर में तो इसे नूरा कुश्ती कहा जाता है और किसी भी पहलवान के लिए सबसे बड़ी इंसल्टिंग बात यही होती है, लेकिन बाहर शायद इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वहां पैसे लेकर हारना भी मामूल समझा जाता था और इस शोमैनशिप को ही वो रेसलिंग कहते थे। इसलिए ये भारी भरकम वेल बिल्ट पहलवान जब गामा जैसे रेसलर्स के सामने आए तो मिनटों में नीचे लगते रहे। हालांकि इन मैचेस में हिंदुस्तान के ये पहलवान उनके ही स्टाइल से कुश्ती लड़ रहे थे। कैच एज कैच कैन और ग्रीको रोमन स्टाइल में होने वाले इन बेशतर मुकाबलों में फॉर्मेट का एडवांटेज इन यूरोपियन पहलवानों का था, लेकिन हिंदुस्तानी पहलवानों ने ना सिर्फ इस फॉर्मेट को एडॉप्ट किया बल्कि इसको इम्प्रोवाइज भी किया। फिर बरसगीर के इन पहलवानों की स्पीड का भी इन यूरोपियंस के पास कोई जवाब नहीं था। ये यूरोपीय पहलवान पहले रिंग में आते थे, सेटल होते थे, छलांगे लगाते थे, कभी करतब भी दिखाते थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अब होता है WWF या WWE की अगर आप रेसलिंग देखें। लेकिन बरसगीर के जो रेसलर्स थे वो दे मेंट बिजनेस। वो रिंग में आते थे कुश्ती खत्म करने के लिए, और गामा ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया था वो तो उनके लिए अनमैचेबल था। गामा की एक कुश्ती का नाम ही अधमिनटी कुश्ती पड़ गया था। जिस स्पीड के साथ उसने ज़बिस्को, रोलर और पीटरसन के साथ कुश्तियां खत्म की, यूरोप में ऐसा नहीं होता था। इमाम बख्श और अहमद बख्श ने भी यही किया, तभी तो वहां की ऑडियंस हैरान और परेशान होती थी। लोग टिकट लेकर आते थे रेसलिंग देखने और मैच उधर चंद मिनटों में खत्म। ऑडियंस को भी लगता था कि पैसा वसूल नहीं हुआ। तभी ये यूरोपियन रेसलर्स इन बरसगीर के पहलवानों से भागते रहे, क्योंकि उनके सामने ना सिर्फ इनकी रेसलिंग की शोमैनशिप एक्सपोज होती थी बल्कि वो खुद भी एक्सपोज होते थे। इसलिए रियल रेसलिंग मैचेस में वो बेबस नजर आते थे। इसमें कुछ फेक नहीं था। इसीलिए 1910 और 11 के बाद इन मैचेस में यूरोपियन प्रोमोटर्स की एक्साइटमेंट कम होने लगी। बरसगीर के इन पहलवानों की कुश्तियों का एक पहलू जिसका मैंने पहले जिक्र किया था वो बरतानवी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस की अलामत भी था। जब ये पहलवान लंदन गए और उन्होंने वहां इन सब गोरे पहलवानों को चित करना शुरू किया तो बरसगीर के लोगों को तो जैसे मौका मिल गया।
अंग्रेज जो अपने आप को मास्टर रेस कहते थे, एक सुपीरियर रेस समझते थे। व्हाइट मैन बर्डन का मतलब यह था कि सिर्फ वही सिविलाइज्ड हैं और बाकी दुनिया को सिविलाइज करने के लिए उन्होंने कॉलोनियलिज्म की बुनियाद रखी थी। वो अपने आप को सुपीरियर ह्यूमन कहते थे और ताकतवर समझते थे, लेकिन ये पहलवान जो एक सब्जुगेटेड रेस से थे वो इनको मिनटों में गिरा रहे थे। इसीलिए जब इन कामयाबियों की खबरें वापस हिंदुस्तान पहुंची तो लोगों ने इनको भरपूर सेलिब्रेट किया। यहाँ के अखबारात में इन्हें बरतानवी राज के खिलाफ मकामी मज़ाहमत की अलामत के तौर पर पेश किया जाने लगा। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ मैगजीन के एडिटर ने भी लिखा कि उनको कई खतूत मिले हैं जिनमें यह कहा गया है कि अगर बरसगीर के पहलवान इसी तरह जीतते रहे तो ब्रिटिश राज में बागियाना ख्यालात को हवा मिलेगी। अहम बात यह भी थी कि लंदन की प्रेस, जो वैसे बहुत क्रिटिकल होती थी, बरसगीर के इन पहलवानों की कुश्तियों और इनके स्टाइल की फैन थी। उस वक्त के आर्टिकल्स इस बात का सबूत हैं जिस तरह से वो इनकी ट्रेनिंग और असल कुश्ती के आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे थे। इसी हवाले से अमेरिकन राइटर तानिया जेम्स की कहानियों पर मुश्तमिल एक किताब एरोग्राम्स की एक कहानी लॉयन एंड पैंथर इन लंदन में जिक्र मिलता है, जिसमें वो गामा और इमाम बख्श पहलवान की लंदन आमद और कॉलोनियलिज्म के अरूज के दौरान देसी पहलवानों की नफ्सियात और उनके इस किरदार की अक्कासी करती हैं। इसलिए इन पहलवानों की कुश्तियां रेसलिंग से बढ़कर भी बहुत कुछ थी। गामा और बरसगीर के दीगर पहलवानों ने जो कुश्तियां लड़ी उसने ना सिर्फ यूरोपियन रेसलिंग बल्कि यहाँ की पहलवानी को भी बदल कर रख दिया। उसके बाद यहाँ पहलवानों की एक जनरेशन आई और इसे बरसगीर के पहलवानी की अगर गोल्डन एज कहा जाए तो गलत ना होगा। गामा, इमाम बख्श और अहमद बख्श के बाद कई नामवर पहलवान आए जिन्होंने आने वाली जनरेशन को इंस्पायर किया। लेकिन बदकिस्मती से अब इस फन का एक डिक्लाइन है। बरसगीर जिसके पहलवानों का कोई जोड़ नहीं था, ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के पहलवान उनके नाम से कांपते थे और भागते थे, उनके साथ लड़ने को तैयार नहीं होते थे। अब इसमें बहुत कम इंटरेस्ट है। ये लैक ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ नौजवान जो पहलवान बनना चाहते हैं उनका नहीं है, ये ऑडियंस का भी है। पहले राजे महाराजे थे जो इन पहलवानों को सपोर्ट करते थे, अखाड़े बनवाते थे, मैच करवाते थे तो लोग आते थे, 40-50 हज़ार के क्राउड होते थे और फिर गामा, इमाम बख्श और अहमद बख्श जैसे पहलवान भी बनते थे। अब ना तो राजे हैं, ना ही अखाड़े और ना ही वो क्राउड है। नतीजा ये है कि पहलवान भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।